नमस्कार, मैं आज़ाद कबीर। आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज़। आज हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मेघा परमार मैम हैं। करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम रखो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई जीता है, पर कुछ ऐसा करो कि मिसाल बन जाए। और मैम की जो परिचय है, इंट्रोडक्शन है, वो आप सब अच्छे से जानते हैं कि मैम भारत की एक ऐसी बेटी हैं जिन्होंने एक छोटे से मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से, एक विलेज से, विश्व का जो सबसे ऊंचा जो माउंटेन है मैम ने उसको अचीव किया, उसको माउंटेनियरिंग की मैम ने। और भारत का जो झंडा है वो विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत पे मैम ने उसको लहराया और फहराया। हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि मध्य प्रदेश की मैम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस मूवमेंट की, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की मैम ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज़ पे। और आपकी जो स्टोरी है मैम, एक पूरे भारत में जितने भी यूथ हैं, युवा हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दिल को छूने वाली स्टोरी है। और उसमें हमने ये देखा कि कितनी भी परेशानी और कितनी भी मुसीबत आ जाए तो आप रुके नहीं। आपकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आए, आपने यहाँ तक कि आपने बताया कि एक 3000 की आपने जॉब करी मीडिया इनपुट में, और आपने कहाँ किस तरह से अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आप जितने भी बिजनेसमैन हैं उनके पास गए कि मुझे कहीं से कोई स्पॉन्सरशिप मिल जाए। मैडम, सफ़र के बारे में क्या कहना है आपका? सोच लिया था तो पीछे तो आना नहीं था मुझे, चाहे जो हो जाए। और कोई सी भी चीज़ करें, चाहे आपका फील्ड देखो या मेरा फील्ड देखो, कठिनाई तो आती है, पर किसी भी चीज़ को बीच में नहीं छोड़ना, ये मेरा रूल है या कुछ भी समझ सकते हैं। तो यदि मैंने शुरू कर दिया तो वहीं से प्रेरणा, मतलब वो स्पार्क मिलता था। चाहे जो हो, बीच में नहीं छोड़ना है, कंप्लीट करना है, वहीं से मिलता है मेरे को तो वो स्पार्क बार बार। एक सवाल यहाँ पे आता है कि आपने जो दुनिया की सबसे ऊंचा माउंटेन एवरेस्ट है उसको आपने, मतलब उस पर जा करके आपने भारत का नाम रोशन किया, और फर्स्ट अटैम्प्ट में आप कुछ ही मीटर दूरी पे रह गई थी और यहाँ तक कि लाइफ थ्रेट का भी आ गया था। आपने अपनी अभी बात रखी थी, बताई थी, तो उस पल में क्या मैडम आपको लगा था कि क्या अब नहीं हो पाएगा? हाँ, कुछ लगा था कि पता नहीं अब होगा कि नहीं होगा, पता नहीं दोबारा आएंगे कि नहीं आएंगे। तो 25 लाख भी बड़ी रकम होती है, गवर्नमेंट बार बार स्पॉन्सर भी नहीं करती है। दूसरा, आपको फिर से ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि दूसरी बार भी आए तो वेदर ठीक मिले, ज़रूरी नहीं कि जिस शरीर के साथ जा रहे हो शरीर के पूरे अंग भी वापस जाए, क्योंकि फोर्थ फाइट में कट भी सकते हैं। तो कई बार ऐसी चीज़ें आती थी, पर अंदर से ये था कि सोच लिया कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, समिट तो इसे करना है। फिर तो बाधाएं जितनी भी आई वो छोटी लगने लग गई थी उस चीज़ के आगे। पूरे भारत के युवाओं को और जो हमारे बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, उन सबको आप ये बात बताइए और हमारे दर्शकों को कि जब आपका वो जो ड्रीम एक तरह से जब टूट रहा था, फर्स्ट अटैम्प्ट में आप फेल हो रही थी, तो फिर वो कौन सी अंतर आत्मा में वो कैसी कि ना सोल ऑन फायर, वो कौन सी आग लगी कि फिर आपने बोले कसम खा ली कि नहीं करके ही रहूँगी, अब कुछ भी हो जाए, वो कौन सी बात थी, आप बताइए प्लीज़।
वही था कि जब तक करूँगी जब तक छोड़ूंगी नहीं, चाहे जो हो जाए। तो मेरी प्रॉब्लम भी यही है मेरा, मतलब जब तक मैं बहुत सिद्धि हूँ, यही मेरी कमी भी है, यही मेरी ताकत भी है। तो आपकी कमियों को बस आपको ताकत बनाना पड़ेगा। तो यदि मैंने किसी भी चीज़ को शुरू कर दिया तो मैं खुद भी अपने आप को नहीं रोक पाती कि फिर परिस्थितियाँ तो विपरीत होंगी, प्राकृतिक भी होंगी न, और हमारे द्वारा भी मानव निर्मित भी होंगी। मन भी नहीं करेगा, कई बार शरीर भी नहीं करेगा, पर कंप्लीट करना मेरे को वो है कि जब तक शुरू किया तो कंप्लीट करना, बीच में कभी नहीं छोड़ना है। वही सबसे बैड हैबिट हम सब लोगों की होती है, हम लोग शुरू तो बड़े से करते, ख़त्म नहीं करते। तो ये मेरा रूल है कि शुरू आपने किया है तो ख़त्म करके ही छोड़िएगा, कभी भी बीच में मत छोड़िएगा। मैम एक आखिर में एक सवाल आपसे ये लिया जाएगा कि आज स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का, दिल्ली विश्वविद्यालय का ये एक 60 साल का जो सफ़र है, डायमंड जुबली है, ये पूरा उसको एक शानदार तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया है और आप इसमें गेस्ट भी हैं। तो कैसा फील हुआ यहाँ आकर के विद्यार्थियों के बीच में, कैसा आपने फील किया? बहुत अच्छा लगा। तो मुक्त विश्वविद्यालय में मैं यहाँ आई हूँ, इसके जरिए कितने सारे खिलाड़ी अपनी पढ़ाई पूरी कर पा रहे हैं, वरना खेल के साथ यदि रेगुलर स्कूल जाएंगे तो कॉलेजेस जाएंगे तो पूरी नहीं हो पाएगी। और कहीं ना कहीं अब आप देखिए तो सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। तो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ने भी कितना अपडेट चीज़ों को, नवाचार को उन्होंने अपनाया है। यहाँ के जो डायरेक्टर रही है वो कितना नई नई चीज़ें करी हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सफलता एक अकेले की नहीं होती, यहाँ जो टीम है स्कूल ऑफ ओपन विश्वविद्यालय की, वो टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है जो दिख रही है इस कार्यक्रम के दरमियान। तो भारत को जो संपूर्ण साक्षर बनाना है, इसमें बहुत बड़ा रोल इसी विश्वविद्यालय का जा रहा है। अभी देखेंगे तो आधे लोग तो अब पढ़ाई छोड़ चुके होते थे, कंटिन्यू कॉलेज जाना होता है। कई लोग होते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करते, पीएससी की प्रिपरेशन करते, किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। तो उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। देश के जो सेना के जवान हैं, जो सरहदें हमारे लिए सुरक्षा करते हैं, तो वो डेली स्कूल कॉलेजेस तो नहीं जा पाएंगे, उनके लिए अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने का एक बहुत अच्छा रास्ता है। तो सर, जो गाँव की बच्चियाँ होती हैं जिन्हें कॉलेज रेगुलर नहीं भेजा जाता, उनके लिए ये उनका लाइफ चेंजिंग एक तरह से प्लेटफॉर्म है, जहाँ से बहुत सारी बच्चे से पहले से पत्राचार कहते थे। तो गांव की आज भी आपने कार्यक्रम में देखा तो बच्चियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। इसी के जरिए जिन बच्चों की पढ़ाई छुड़ाने की नौबत हो जाती थी, इसी के जरिए वो बच्चे अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर पाते हैं। एक आखिर सवाल ये होगा, आप मध्य प्रदेश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन से आप जुड़े हुए हैं, जो एमपी की जो गवर्नमेंट है, और उसके आप ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो भारत में जितनी भी हमारी बेटियां हैं और लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? सेलिब्रेशन इक्वल, पहले तो हमें सोच शुरू करनी पड़ेगी। बच्चियाँ जब मैं जो जिस पे काम करती हूँ स्पेशली, कि सेलिब्रेशन इक्वल, इसलिए कि बच्चा है या बच्ची पैदा, दोनों के टाइम पे ही सेलिब्रेशन इक्वल करना शुरू कीजिए। हमारे गांव में या तो लड़का होता है ढोल बजते हैं, लड़कियाँ होती है तो थाली बजती है। लड़का होता है तो मिठाई बटती है, लड़की होती है तो गुड़ बटता है। तो दोनों के टाइम इक्वल कीजिए, या तो दोनों के टाइम गुड़ बांटिए या दोनों के टाइम मिठाई बचिए, दोनों के टाइम ढोल बजाइए। तो जब वो पैदा होता है इक्वलिटी लाइए, काम में भी, हर चीज़ में भी। दूसरा, बच्चियाँ बड़ी होती हैं, कॉलेजेस में जाती हैं, बहुत ज़्यादा ब्लैकमेलिंग का उनके सामने केसेस आते हैं, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाइयाँ छुड़ाई जाती है। सबसे ज़्यादा बच्चियों के लिए कॉलेज का ड्रॉप आउट का रीज़न देखोगे तो यही होता है कि वो बड़ी हो जाती है, बहुत सारी दूसरी परेशानियाँ होती हैं जो फेस करना पड़ता है, असुरक्षा का जो भय होता है इसकी वजह से। तो मैं कहूँगी पहला कदम ही सुरक्षा। ऐसी कंडीशन जब भी हो तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को बताएं, अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ें। तीसरा है कि महिला सशक्तिकरण कभी भी रैली निकालने से नहीं होगा। जब तक आपके हाथ में 10 रुपये नहीं होंगे, आपको अपने 10 रुपये के लिए पिता, पुत्र, पति पर निर्भर ना रहना पड़े। आपकी खुद की भाई कोई काम छोटा नहीं होता। आप अपना काम कीजिए, अपने आत्मसम्मान, आत्मविश्वास के लिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए, चाहे वो 10 रुपये ही क्यों ना, खुद कमाइए, आत्मनिर्भर बनिए। थैंक यू सो मच मैम, आप न्यू इंडिया न्यूज़ से जुड़ी आपने बात करी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। In process to continue the program, today we have on dais Megha Parmar as a special guest. Megha Parmar, the daughter of a farmer from Bhojnagar village in Sihor district of Madhya Pradesh, hoisted the Indian flag on the peak of Mount Everest in 2019, making the entire nation proud. She also climbed Mount Kilimanjaro in Africa, Mount Elbrus in Europe, and Mount Kosciuszko in Australia. Megha is the first woman in the world who has scaled the summits of 4 continents. Not even this, Megha is also a trained scuba diver. On 8 Feb 2022, she set a new world record for
technical scuba diving by diving to a depth of 147 feet. She has been conferred to Champions of Change Award and Devi Award. Megha is the brand ambassador of the Beti Bachao, Beti Padhao campaign and also Matdata Jagarukta Abhiyan of the Madhya Pradesh government. Let us have a look at the inspirational journey of Megha Parmar through a short documentary. करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम रखो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई जीता है, पर कुछ ऐसा करो कि मिसाल बन जाए। Now I would like to invite Megha Parmar ji to share her thoughts with the audience. Megha Parmar. आप सभी को मेरा जय हिंद। जय हिंद के प्रति उत्तर में मुझे लगता है बहुत बड़ा स्टेडियम है, कई सारे लोग हैं, तो मैं यदि जय हिंद कहूँ तो आप मुझे रिपीट में जय हिंद जरूर कहेंगे। आप सभी को मेरा जय हिंद। धन्यवाद। मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ ओपन मुक्त विश्वविद्यालय में मुझे यहाँ आमंत्रित करने वाली पायल मैम को। और जब मैंने पढ़ा कि मुझे जिनके साथ मंच पे बगल में बिठाया जाएगा, जो जिनकी रगों में, जिनकी वजह से हम आज़ाद हैं, उनका खून मतलब उस परिवार से वो बिलोंग करते हैं। जब मुझे पता चला कि भगत सिंह जी के परिवार से सर आए हैं, तो वो सबसे पहले मैंने अपने पापा को बताया कि पापा हमारा बगल में भी बैठेगा। मतलब मैं अलग सा जो फील होता है वो वाला फीलिंग आ रहा था। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी मैम, आपने मुझे इस प्रांगण में बुलाया, आमंत्रित किया। और आप सब, क्योंकि मैंने यहाँ एक एक छोटी छोटी चीज़ को अनुभव किया और नोटिस किया था, आपकी जो पूरी टीम है वो बहुत 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 अभी तक के मेरे जीवन के जितने भी मैंने कार्यक्रम देखे हैं उन सबसे अलग है। यदि कहीं और सब जगह पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। बाहर यदि आप पहला कदम रखते तो जो फूलों की महक है उससे ही मन ऐसा हो जाता है वाह। फिर जब यहाँ आए और जिस तरह से संगीतमय माहौल बना तो मंत्रमुग्ध हो गए थे कि अरे वाह। तो अभी तक का सबसे बेस्ट जो कार्यक्रम मेरी लाइफ का शुरुआत रहा वो आपके यहाँ से रहा। तो मुझे यहाँ मेरे अनुभव साझा करने के लिए बुलाया गया है कि माउंट एवरेस्ट का और टेक्निकल स्कूबा डाइविंग का मेरा क्या अनुभव रहा है। और एक रग्बी के ऑडिटोरियम में मुझे खिलाड़ी के रूप में अपनी बात करने के लिए यहाँ कहा गया है। सो जैसे बाकी का परिचय और इतनी प्यारी छोटी सी शॉर्ट फिल्म बना के उन्होंने बता ही दिया था। तो और मैं आपको बताना चाहूँगी पहले कि जिस मुक्त
विश्वविद्यालय में मुझे यहाँ बुलाया है। मेरे गांव की आधी से ज़्यादा जो बच्चियाँ हैं वो इसी के ज़रिए अपनी आगे की जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई है वो पूरी कर रही है। और जब मैंने आने से पहले रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि हमारे देश के जितने भी अधिकतर सैनिक जवान हैं जो अधिकतर ट्रेनिंग पर रहते हैं वो इसी के ज़रिए अपनी आगे की पढ़ाई कंप्लीट करते हैं ताकि उन्हें उनकी आगे की पढ़ाई भी कंप्लीट होती रहे। बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं जिन्हें दूसरी पढ़ाई करनी होती है पर अपनी पढ़ाई निरंतर रखनी पड़ती है। सो आपका जो विश्वविद्यालय है वो देश को साक्षर बनाने में सबसे बड़ा रोल अदा कर रहा है। इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। तो मेरा नाम मेघा परमार है। मैं मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव है भोजनगर, वहाँ से आती हूँ। मेरे पापा आपने शायद देख ही लिए होंगे, पापा मेरे खेती बाड़ी करते हैं। तो मेरी जर्नी शुरू हुई थी भोजनगर से ही कि जिस परिवार से मैं बिलोंग करती हूँ। तो हमारे यहाँ बचपन में ही हम छोटे छोटे होते हैं। सो नारियल यहाँ से वहाँ दे के इंगेजमेंट हो जाती है जब आप 2 साल के होते हो। जैसे ही हम 18 साल के एग्जैक्ट होते हैं तो हमें 12वीं इसलिए पढ़ाई जाती है कि वो मार्कशीट हमें सम्मेलन में काम आती है कि हम ऑफिशियली बालिग हो गए हैं। तो उस परिवार से मैं बिलोंग करती हूँ। तो पहली जो शुरुआत की पढ़ाई थी वो सरकारी स्कूल में हुई थी। बाद में मैंने अपनी आगे की पढ़ाई मामा साहब के यहाँ से की। जब आप दूसरों के घर पे रहते हैं, शायद आप सभी यहाँ रह के आपने अनुभव किया होगा, जब भी आप दूसरों के घर पे रहते हैं तो एक फ्रिज में से एक टमाटर निकालने से पहले भी सोचना पड़ता है ले या नहीं ले। फिर बाद में 12वीं तक की पढ़ाई वहाँ से हुई और 12वीं के एग्जैक्ट बाद मैं गांव आ गई। तो मेरे सपने जो आपको लगता होगा कि मैं बचपन से सोचती थी कि मुझे पहाड़ों पे चढ़ना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। मेरे सपने ये थे कि अब सगाई तो बचपन में हो ही गई है तो सिर्फ राख से बर्तन नहीं मांजना है और घर में फ्रिज होनी चाहिए, इसके अलावा मेरे कोई सपने नहीं थे। तो जब मैं वापस आई थी तब ये था कि जीजी उनके साथ मेरी शादी होने ही वाली थी। पर आपको नहीं पता होता है आपकी लाइफ में कब टर्निंग पॉइंट आ जाता है। तो मेरा टर्निंग पॉइंट ये आया था कि मेरे भाई लोग पढ़ने के लिए उस समय गवर्नमेंट स्कूल सीहोर हमारा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ गए थे। सो वो उन्हें खाना अच्छा नहीं लग रहा था, ना टिफ़िन का ना जो दीदी बनाने आती थी उनके हाथ का। वो भाग भाग के गांव आते थे। तो घर के छोरों को तो पढ़ाना ज़रूरी है ना ताकि उनकी अच्छी नौकरी लगे। तो ये हुआ कि वो लोग पढ़ने नहीं जा रहे थे तो डिसाइड हुआ कि मेघा की शादी होल्ड पे रखेंगे और बाकी जीजी उनकी शादी इस साल कर देंगे। सो वहीं से मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ कि जहाँ मेरे भाई लोग रहते थे उसके जस्ट सामने गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज था। सो छोरियों के कॉलेज में मुझे डाल दिया कि कोविड का कोई डर ही नहीं होगा। और एक ही सीट बची थी BCA में, जहाँ मुझे सितंबर के महीने में मेरे प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट कर करके मुझे वहाँ एडमिशन मिला और वहीं से मेरी ज़िंदगी एकदम बदल गई। उससे पहले कुछ सूझ नहीं पड़ती थी। जब आप गांव के परिवेश से जब जाते हैं तो हमारे स्कूलों में भी लोकल भाषा ही बोली जाती है। तम कहीं कर रहा, तम कहीं नहीं कर रहा, मालवी हम लोग बोलते हैं। पर जब मैं गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में गई थी तो मेरे लिए हिंदी भी एक बड़ी चीज़ थी कि आप कैसे हैं ऐसा बोलना पड़ेगा। तो ये चीज़ें और कितना भी करो वो जाने अनजाने आपके लोकल भाषा के शब्द निकल ही जाते हैं, तो बड़ी शर्म भी फील होती थी। फिर गर्ल्स कॉलेज में मेरी शुरुआत हुई और मैं पीछे खड़ी हो जाती थी, मेरे को कुछ सूझ नहीं पड़ती थी। जो लाइन आपने सुनी है वो मेरे जीवन की पहली लाइन थी। आपको जितनी एक्टिव गुरु मिले हैं, मतलब मैंने अपनी लाइफ में पहली बार इतने ऐसे मुझे पहले नहीं पता था कि मैडम डायरेक्टर है। मैडम का इतना खतरनाक फॉलोअप है ना कि कोई मना कर ही नहीं सकता उनके कार्यक्रम में आने के लिए। सो ये काबिल तारीफ है कि एक मुक्त इकाई के डायरेक्टर इतना एक्टिव होना। मतलब कौन जानता है मुक्त विश्वविद्यालय को, यदि आप साफ शब्दों में कहें तो लोगों को लगता है कि इसकी डिग्री कितनी वैल्यू नहीं है, पर समझिए कि हम उस वैल्यू को कितना बढ़ा रहे हैं। अब हम अपने आप को बताते तब समझ में आता है। सो आगे की पढ़ाई जब गर्ल्स कॉलेज में हुई तो मुझे यूनिफॉर्म से बचपन से बड़ा प्रेम था और तब इसलिए हो गया था कि आपके पास कम कपड़े हों पर आप इक्वल दिखते हो। तो जब भी आपको स्त्री ना मिले तो अपने कपड़ों को तकिए के नीचे रख लो तो वो बिल्कुल एकदम कड़क प्रेस जैसी हो जाती है। तो मैं हमेशा यूनिफॉर्म पहन के गर्ल्स कॉलेज में जाती थी। और जो लाइन में आपका जिक्र करी थी, हमारे यहाँ सुबह सुविचार बोले जाते थे, वो मेरे जीवन की पहली लाइन थी जिसने मेरे जीवन को बदल दिया। उसको रट रट के मैंने दर्पण के सामने रात भर याद किया था। वो लाइन थी, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम रखो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई जीता है पर कुछ ऐसा कीजिए कि मिसाल बन जाए।
और मैंने एक चीज़ और आपके यहाँ नोटिस की, हर जगह तालियां बजती हैं या सीटियां बजती हैं, पहली बार किसी जगह मैंने शंख बजता हुआ देखा है और ये बढ़िया शुरुआत है। सोचिए, जाने अनजाने ब्रीदिंग प्रैक्टिस भी हो रही है और नवाचार भी होता जा रहा है। आपने कहीं देखा ऐसा? मैंने तो नहीं देखा, मैंने पहली दफ़ा देखा है। तो ये मेरे लिए काफ़ी अलग अनुभव रहा था। फिर आगे मेरे को एनएसएस, मैंने मेरे जीवन में, कहते ना हम कॉलेज में जाते तो मुझे जो पर लगे थे वो भी मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगी कि सब बिगड़ते सब है और सुधरता भी सब है, पर आपको पता होना चाहिए कि कब आपको रुकना है। तो मेरे को पर लग गए थे और मैं गर्ल्स कॉलेज में जाने के बाद मैंने पैसे चोरी किए थे अपने पिताजी के। दूसरा, हमारे कॉलेज की लड़कियाँ वाटर पार्क गई थी तो मैं उनके साथ वाटर पार्क गई थी और वहीं पर मेरे गाँव के किसी व्यक्ति ने मेरे को देख लिया था। सो उसी रात को मुझे फटाफट गांव ले जाया गया। मेरे पापा बगल में कुर्सी में बैठे और मेरी बुआ लोग सब बोल रहे कि छोरी आज तो वाटर पार्क गई है, कल से पता नहीं कहाँ जाएगी। सो उस दिन मेरी पढ़ाई का दी एंड होने वाला था, मुझे बहुत मार भी पड़ी थी और ये सच है। तो मेरे पापा ने मुझे, मेरे पिताजी जो लाई लोन के जूते पहनते हैं आज भी, शहरी लोगों से उनको बात करने में बड़ी हिचक होती है, तो मेरे पापा ने बोले कि बुरो यूँ नहीं था कि तू वाटर पार्क गई, बुरो यूँ था कि तुम्हारे बिना बताए गई। यदि तू बताती तो मैं इनके बोल सकता। तो हर वो काम जो हम अपने पेरेंट्स को बताने में झिझके, हर वो काम गलत है। ऐसा क्या है जो हमारे पेरेंट्स को शेयर नहीं कर सकते? तो ये मेरा निजी अनुभव था जो मैंने आपसे शेयर किया। और उस दिन सारे लोग मेरे पापा के अपोजिट थे, अकेले एक व्यक्ति मेरे बगल में थे जो मेरे को भेज रहे थे। मम्मी तक मेरे साथ नहीं थी, कल से छोरी भाग गई तो कहीं करेंगे ना कट जाएगी। पर मेरे पापा ने मेरे को बोला कि बेटा थारे मैं ग्रेजुएशन तो पूरी करूँगा, बस एक चीज़ याद रख जाए, तू अच्छो करेगी तो भी मारो नाम होगो, तो बुरो करेगी तो भी मारो नाम होगो। सोचो कितना खतरनाक इमोशनली ब्लैकमेल किया था मेरे को। तो उस लाइन से ये था कि आज वो लाइन मुझे ये समझ में आती है कि हम इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं होते, हम अकेले नहीं होते। अच्छा करते हैं तब भी, बुरा करते हैं तब भी, हमारे साथ हमारे माँ पापा, हमारा समाज, हमारा राज्य, यहाँ तक कि हमारे देश तक का नाम जुड़ता है। तो आप कभी ये मत सोचना कि आप जो कर रहे हो वो इंडिविजुअल है। तो एक चीज़ रिमेंबर, आप याद रखिएगा कि हम कुछ भी करें, हम सबकी क्रियाकलाप अलग अलग रहे, पर हम सबका उद्देश्य एक रहना चाहिए कि ये देश आगे बढ़े और ये देश तरक्की करे, चाहे कैसे भी करे। तो आगे की जर्नी फिर शुरू होती है कि मैं कॉलेज में तो आ गई। अब मेरे था कि पापा को प्राउड फील करवाना है, उनकी नाक बहुत कट चुकी है मेरी वजह से, क्योंकि घर पे तो ताना देते थे लोग और लोग शक की नज़र से भी घर का जो माहौल बन जाता है वो अलग ही टाइप का बदल जाता है। तो मैं कोशिश करती थी, तो मैं हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती थी, डांस, एक्टिंग वगैरह, ताकि मेरे को स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड मिले। तो तब एक चीज़ समझ में आई कि जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्या कर सकते हैं। जब तक आप गाना नहीं गाएंगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आप गा सकते हैं। जब तक आप तबला पहली बार नहीं बजाएंगे पता कैसे चलेगा कि आप बहुत अच्छा बजा सकते हैं, है ना? पहली बार तो ट्राई करना पड़ेगा। तो पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिएगा आपके जीवन में, अलग अलग चीज़ों में। तो कभी कभी खराब भी होगा, वो चीज़ अच्छी नहीं हो सकती, पर पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। तब आपको पता चलेगा कि आप किस चीज़ के लिए बने हैं, क्या आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मैं एनएसएस में पार्टिसिपेट करती थी, वहाँ मेरी एनर्जी को सही दिशा लगी थी। दो तरह की एनर्जी होती है, तो पेड़ के पास बैठे बैठे फ़ोन में किसी से बतिया लो या टिकटॉक के वीडियो बना लो, या दूसरा होता है अपनी उस एनर्जी को ऐसी दिशा में लगाओ जहाँ से खुद का भी भला हो, दूसरा का भला हो। तो मेरे कॉलेज में एक ही ऑप्शन था, एनएसएस। तो मैं एनएसएस के जरिए हमने 2 गाँव को एलईडी युक्त किया था। तो उसके लिए मुझे स्टेट अवार्ड मिला था और मुझे भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए मालदीव भेजा गया था, जहाँ से मेरे को सूझ पड़ने लगी कि दुनिया कैसी है। जब मैं पहली बार हेलीकॉप्टर, और हाँ, आपके यहाँ आने से पहले मेरी जर्नी बड़ी एडवेंचरस रही है कल की। मैंने राम राम याद किए थे, भगवान को कई दफ़ा याद किए थे, और मैंने सोचा था मैडम ने मेरी फ़्लाइट क्यों बुक कर दी, क्योंकि कल वेदर बहुत ख़राब था और पूरी फ्लाइट ऐसे ऐसे हिल रही थी और हम सब लोग अपनी कुर्सी पकड़ के ऐसे बैठे थे कि बस पहुँच जाए। और मैं ही सोच रही थी कि मैंने इस कार्यक्रम के लिए क्यों हाँ करी, क्यों मैंने फ़्लाइट के लिए हाँ करी। तो खतरनाक एडवेंचर जर्नी थी मेरी कल की। तो वहीं से मैंने जब आपको बताया कि जब मैं पहली दफ़ा फ्लाइट में बैठी तो मैंने सबसे पहले जाके देखा कि वॉशरूम कैसे होता है हेलीकॉप्टर का, क्योंकि हमारे गांव में बोलते हैं कि जब भी हेलीकॉप्टर निकले कोई भी मुंह मत खुला किया करो, कि जो भी गुजरता होगा वो सब नीचे आके गिरता होगा। तो सोचिए क्या
इमेजिनेशन होता है हम लोगों का। सो जब मैंने प्लेन का वो देखा, मेरे साथ मिस इंडिया थी, रणजी ट्रॉफी के कैप्टन थे, निफ्ट के टॉपर थे, IIT के टॉपर थे, और उनके सामने मैं मतलब अपने आप को पता नहीं क्या समझ रही थी कि मैं क्यों आ गई, 2 सलवार सूट 1 साड़ी लेके आई हूँ, सब लोग अच्छे अच्छे कपड़े और इंग्लिश में बात कर रहे हैं और मुझे पल्ले भी नहीं पड़ता कि ये बात क्या कर रहे हैं। सो ऐसी कंडीशन थी। बट जब हम प्लेन से नीचे उतरे तो वहाँ के राजदूत हमें लेने आए, वहाँ के राष्ट्रपति के साथ हमारा डिनर हुआ। जब भारत के लिए 3 मिनट बोलने का जिक्र हुआ तब मेरे को बुलाया गया। वो मेरे जीवन का पहली बार खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ा था। तब मुझे, जैसे आपके टीचर्स यहाँ पे आपको स्पीच सिखाते होंगे, हमें एक स्पीच सिखाई थी। जैसे हम सब सुनते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, क्या आप सब भी यही सुनते हैं? तो क्या सुनते हैं कि सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता होगा क्योंकि हमारे पास ढेर सारा सोना होता होगा। सो इसलिए नहीं कहते, सोने की चिड़िया इसलिए कहते हैं कि उस समय सोने की सबसे कीमती धातु थी। और भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास पर्वत है, मरुस्थल है, समंदर है। या किसी देश में समुंदर होता है या किसी देश में मरुस्थल होता है। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ सब तरह के धर्म है। भारत एकमात्र विश्व का ऐसा देश है जहाँ सब तरह के लोग रहते हैं, काले पीले छोटे नाटे। और इसलिए ये इतना कीमती देश है क्योंकि वो सोने के जैसा है और हम सब कीमती हैं। तो पूरा गोल्ड कॉइन से भरा हुआ है इस समय प्रांगण। तो वहीं से पहली बार लगा, फिर आने के बाद लगा कुछ तो करना है। पर शादी के लिए फिर से बार बार पापा को प्रेशर किया गया था कि अब तो ब्याह कर दो, अब तो तुम्हारी छोरी बड़ी हो गई। तो मैंने मेरे पापा को एक बार बोला कि पापा हमारे पास 2 साल दे दो, अब आप हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन करनी, इतना टाइम मेरा समझ लो कि मैं कहीं कर सकूँ। तो मैं पढ़ने में कभी भी बिल्कुल अच्छी नहीं रही हूँ, पर मैं आज PhD कर रही हूँ। पढ़ने में अच्छे नहीं रहो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, धीमे धीमे से उस गाड़ी आगे बढ़ती रहनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हम लोग बहुत ज़्यादा टॉपर बने रहें, पर कोशिश कीजिए कि हम फेल भी ना हो। तो और वो नॉलेज जो आपके इंटरेस्ट का, उसमें पढ़ाई करो। तो मुझे बाद में 87% पोस्ट ग्रेजुएशन में आए थे, उससे पहले तक 59 से ऊपर कभी गाड़ी ही नहीं गई थी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप बाद में समझते हो। तो आपको अब जो पढ़ाइयों, जैसे मैडम बता रही कि जीविका के साधन के लिए भी उपयोगी होगा, उसको आप ज़रूर लीजिएगा। जैसे इस समय इंटरनेट की बहुत वैल्यू बढ़ रही है, तो आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। ऐसे कोर्स कीजिए कि लोगों की आपकी नीड बने, उनकी ज़रूरत आप बन जाइए। कैसे आपको काम नहीं मिलेगा? मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं था, पर मुझे ये पता है कि हाँ मैं अच्छा बोलती हूँ। ज़रूरी है कि आप ज़रूरत बन जाइए, लाइन तो अपने आप खुलती जाएगी फिर। तो आगे की जर्नी, और आप सबसे कहूँगी तालियाँ इकट्ठी करके रखिएगा, लास्ट में हम एक साथ करेंगे। मंजूर है? ठीक है, ताकि और भी मेरे दूसरे साथी हैं, मैं चाहती हूँ उनको भी समय मिले और मैं जल्दी से पूरी चीज़ कंप्लीट कर दूँ। सो आगे मेरा ये था कि आप कुछ तो करना है। तो मैंने उसी दरमियान पहली बार, मैं उस समय 3000 की नौकरी करती थी। एक न्यूज़ चैनल था, वहाँ इनपुट पे काम करना होता है, दूसरे चैनल की हेडलाइन चोरी करके टाइप करना होता है, आगे भेजना होता है। तो ये काम भी उस समय मैंने किया था ताकि मेरी पॉकेट मनी मिलते रहे, हम हमारे मम्मी पापा पे बोझ ना बने। जब हम पढ़ाई कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, अपनी पॉकेट मनी का खर्चा तो हम निकाल ही सके, बस का किराया ये सब। उस समय आपको समझ में आता है कि एक एक रुपये की कितनी वैल्यू है। तो मेरे को ये समझ में तब आ गया था जब मैं छोटी छोटी नौकरियाँ करती थी। मेरे पास एक सलवार हुआ करती थी, मतलब दूसरी मैं हमेशा कभी आने जाने में पहनती। जब मैं लंबा पैदल चलती थी तो वो घिस जाती थी, छन जाती थी, और उसके ऊपर कुर्ता डालती थी ताकि वो दिखे नहीं। बारिश हुई थी तब एक बार समझ में आया कि हम कहते हैं ना तलवे घिस जाना, तो जूते में पानी आ गया था एक बार, तब समझ में आया था कि क्या तलवे घिसना किसको बोलते हैं। तो ये लाइफ के वो स्ट्रगल थे जो ज़रूरी होते हैं आपको और मंझने के लिए। तो जब मैं गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती थी, मेरा घर दूसरी मंजिला पे था और नीचे हेडपम्प से मुझे कुप्पे भर के पानी लेके जाना पड़ता था। शायद आपने कृति और फॉर्चून के कुप्पे देखे हो तो। मैं आज सोचती हूँ कि आज जब मुझे पता चला तो मुझे समझ में आता कि शायद वो कुप्पे से पानी में इसलिए भर रही थी कि मेरे पैर जाने अनजाने से माउंट एवरेस्ट के लिए प्रिपेयर हो रहे थे। उस समय मैं सोचती थी कि मुझे इतना दर्द क्यों मिल रहा है। तो यदि आज मैं सोचूंगी तो शायद उस दिन मैं कुप्पों से पानी नहीं भरती तो मेरे पैर कभी इतने मजबूत नहीं होते कि वो माउंट एवरेस्ट चढ़ पाते। तो आपके जीवन में कभी कभी बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, तो या तो आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली होती है या बहुत बड़ी डिफ़िकल्टीज मिलने वाली होती है, उसी के लिए आप कर रहे होते हैं। अब अखबार में पढ़ लिया कि मध्य प्रदेश के 2 लड़कों ने माउंट एवरेस्ट समिट किया, लड़की ने नहीं किया, तो वो लड़की मैं क्यों नहीं हो सकती, मुझे भी तो 2 हाथ पैर दिए हैं। तो वहीं से जर्नी शुरू होती है और सूझ पड़ती नहीं थी। तो मैं जब भी मेरे को प्रॉपर जानकारी नहीं मिलती है, जानकारी लेने के लिए मैं जान खा जाती हूँ कि मेरे को बताओ। जिज्ञासा मन में होना ज़रूरी है, जिसके पास नॉलेज है उससे पूछो, रिक्वेस्ट करो, आपको ज़रूर आंसर मिलेगा।
तो मुझे पता चला कि इसके माउंटेनियरिंग के कोर्स होते हैं। तो मैं आप सबसे भी कहूँगी जो एडवेंचर फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, तो भारत में इसके 5 इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। अटल बिहारी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट जो कि हिमाचल प्रदेश में, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो विश्व में सबसे नंबर 1 पे आता है, जो कि उत्तरकाशी में, HMI दार्जिलिंग में है जो विश्व का पहला माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है जो भारत दार्जिलिंग में स्थापित है। उसके बाद है जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो कि जम्मू कश्मीर में, और रिसेंटली जो अभी खुला है अरुणाचल प्रदेश में, निमास। अब वहाँ से एडवेंचर की ट्रेनिंग जरूर कीजिएगा, वो आपके जीवन को ज़रूर बदल देगा। छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं पर आप सर्वाइव करना सीखते हो। कोर्सेज करना इसलिए ज़रूरी है तब आपको पता चलता है आपके लिए बर्फ़ क्या है फ्रिज में रखी हुई। वहाँ से आपको सिखाया जाता है कि ब्लू आइस पे कैसे चलना है, ब्लैक आइस पे कैसे चलना है, आपको रेपलिंग कैसे करनी है, आपको जुमारिंग कैसे करनी है, आपको 2 मैगी के पैकेट में सर्वाइव कैसे करना है, आपको इग्लू बना के कैसे रहना है। ये सब आपके ट्रेनिंग के पार्ट होते हैं। ये सब मैंने ट्रेनिंग की। जब मैं वापस आई तो मुझे पता चला कि माउंट एवरेस्ट के लिए 25 लाख रुपए की राशि लगती है। जब 25,000 रुपये हाथ में नहीं देखे तो 25 लाख तक बहुत बड़ी राशि थी, क्योंकि आपको नेपाल गवर्नमेंट की रॉयल्टी फीस देनी होती है, आपको शेरपा को फीस देनी होती है। तो उस समय मैंने 500 लोगों की ऐसी लिस्ट बनाई थी कि जो जो व्यक्ति अखबार के प्रथम पृष्ठ में इश्तिहार दे सकता है, पक्का उसको मार्केटिंग चाहिए, तो मैं उनके पास पैसे मांगने क्यों नहीं जा सकती। तो आप कभी भी ये सोचिएगा कि आप उसको सामने वाले को क्या फ़ायदा दिखाएंगे। तो मैंने अपने आप से सीखा था। मैं लोगों को जाके बोलती थी कि आपने सुल्तान मूवी देखी है, तो वो बोलते थे हाँ देखी है। तो मैं बोलती थी जैसे सुल्तान मूवी में कैसे वो कुकर वाला फेमस हो जाता है, आप मेरे को स्पॉन्सर करोगे, मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूँगी, आप मेरे साथ फेमस हो जाओगे। तो आपको अपनी चीज़ों की वैल्यू कैसे दिखानी है ये इंपॉर्टेंट होता है। आइडियाज़ खुद के होते हैं, चोरी किए हुए से कितने दिन तक चला लेंगे। आपको आपका माइंड को क्रिएटिव बनाना पड़ेगा। तो वहाँ से मुझे 17,000 रुपये इकट्ठे हुए थे। फिर मुझे कहा कि जो मंत्री लोग होते हैं, जो अधिकारी लोग होते हैं, वो स्पॉन्सर करते हैं, वल्लभ भवन में बैठते हैं। तो मैं हर दिन वल्लभ भवन में जाती थी। 4 बोतल, मतलब गांव से हमारे यहाँ जीन्स को अच्छा परिधान उस समय नहीं मानते थे, तो दुपट्टा सलवार सूट होते थे, पीछे काला बैग होता था जिसमें 4 बोतल पानी होते थे, और एक अचार की रोटी होती थी, और एक गुड़ और घी से लिपटी हुई रोटी होती थी। मैं शहरी लोगों पर आज भी भरोसा नहीं करती हूँ, खाना तक नहीं देते, खाना तक नहीं पूछते। तो हमारे गांव पे ये सिखाते हैं कि अपना पानी अपना खाना साथ लेके चलो, और कभी कोई दे तो भी मत खाओ, पता नहीं क्या मिला के दे दे। तो ये नियम हमेशा से था। मैं हर दिन वल्लभ भवन की सीढ़ी पे जाती थी, और किस्मत आप सोचिए कि उसी दिन वहाँ से एक अधिकारी और उनकी वाइफ गुजर के निकले कि तुम हर दिन क्यों खड़ी रहती हो गुड़िया। तो मैंने कहा सर मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। तब उन्होंने कहा कि इस बच्ची को माउंट एवरेस्ट चढ़ना है और ये वल्लभ भवन की सीढ़ियाँ चढ़ रही है, पर यदि मैं तैयारी नहीं करती तो क्या किसी की नज़र पड़ती? नहीं ना। फिर मध्य प्रदेश सरकार ने 2018 में मुझे स्पॉन्सर करके माउंट एवरेस्ट के लिए भेजा था। अब पहाड़ों के चैलेंजेस बड़े डिफरेंट हो जाते हैं। माउंट एवरेस्ट का एक्सपीडिशन 2 महीने का होता है, जिसके 4 कैंप होते हैं। 5,345 मीटर पे हमारा बेस कैंप होता है। जब आप बेस कैंप पे पहुँचते हैं आपका हार्ट वैसे ही मुझे ना आपके यहाँ से बहुत आवाज़ आ रही है, तो या तो आप की आवाज़ मैं सुन लूँ, सॉरी, पर मुझे ना आप पास थे तो आपकी आवाज़ मुझे आ रही थी, इसलिए मैंने कहा। तो आप जब एवरेस्ट बेस कैंप जाते हो 5,345 मीटर की हाइट पे आपका हार्ट वैसे ही पंप करता है जैसे कि आप 10 मंजिला इमारत पे आपका हार्ट पंप करता है, क्योंकि एल्टीट्यूड आप गेन करते हो। तो जब हम लोग बेस कैंप 17 दिन लुकला से पहुंचते हैं बेस कैंप, तो हमें 17 दिन का ट्रैक करने के बाद हम पहुंचते हैं। हमारे जो जूते होते हैं वो 2-2 किलो के होते हैं, हमारा जो बैग होता है वो 25 किलो का होता है। हम हमेशा क्लाइंबिंग रात को करते हैं क्योंकि उस समय स्नो हार्ड होती है, दिन के समय एवलांच आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। हाई एल्टीट्यूड पर आपका डाइजेशन सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करता, तो बेस कैंप तक तो आप दाल चावल खा सकते हो, उसके ऊपर आपको केवल सूप पे निर्भर रहना पड़ता है। तो इसीलिए पहाड़ों पे पहले बॉडी फैट खाती है, मसल्स खाती है। जैसे ही आप 7,900 के मीटर के नीचे ऊपर जाते हो तो बॉडी आपको अंदर अंदर खाना शुरू कर देती है। ये एक रोल होता है बॉडी को जिंदा रखने के लिए। तो जब हम लोग बेस कैंप पहुँचे थे उसके बाद अब हमारा रोटेशन शुरू होता है। हम लोग पहले कैंप 1 जाते हैं 6,101 मीटर पे। हम लोग रात को क्लाइंबिंग करते हैं, कभी कभी 12 घंटे हो जाते हैं, कभी 8 घंटे हो जाते हैं। डिहाइड्रेशन की वजह से आपका यूरिन का कलर रेड हो जाता है। आपकी स्किन, जो अभी मैं ट्रीटमेंट करा रही हूँ, ऐसी स्किन की 10 लेयर निकल चुकी होती है, यहाँ से खून टपकता रहता है। आपके होठों का रंग सफ़ेद हो जाता है क्योंकि आपको डिहाइड्रेशन इतना हो जाता है। ज़िंदगी का सबसे खतरनाक हेडिक मुझे वहाँ पे हुआ था। तो बहुत तेज हेडिक होता है, हम बर्फ़ खोदते
होते हैं, पानी पिघलाते हैं और वो पानी हम पीते हैं। फिर कैंप 2 जाते हैं 6101 मीटर पर, उससे पहले हम वापस आते हैं, फिर दूसरे रोटेशन में जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर कैंप 3 जाते हैं। 7900 मीटर के बाद डेथ जोन शुरू होता है। आप सप्लीमेंट ऑक्सीजन पर निर्भर रहते हैं, पर उसके बाद भी ज़रूरी नहीं है कि आप सप्लीमेंट ऑक्सीजन ले रहे हैं तो भी आप जिंदा बचेंगे। 7900 मीटर के बाद जितने लोगों की डेथ होती है उनकी डेड बॉडीज़ कभी वापस नहीं आती है। आपने शायद सुना होगा माउंट एवरेस्ट पे सबसे ज़्यादा गार्बेज है, तो गार्बेज है 350 लोगों से ज़्यादा लोगों की डेड बॉडीज़ का। हर बार ग्लेशियर मूवमेंट करता है, नई नई डेड बॉडीज़ निकल के आती है। कई बार आपको उनके बगल से क्रॉस करना पड़ता है, कई बार आपको उनके ऊपर से क्रॉस करना पड़ता है, तब जाके आप समिट पहुँच पाते हो। कैंप 4 जो है 8101 मीटर, उसे आप डेड बॉडीज़ का हब समझ सकते हो। जितने लोग सबमिट तो कर लेते पर इतना थक जाते हैं तो उनकी डेथ वहीं हो जाती है। तो उन लोगों की डेड बॉडी को स्लीपिंग बैग में बंद करके ऐसे गेहूं की कैसे खप्पियाँ एक के ऊपर एक रखते हैं वैसी रखी होती है, वहीं आपका टेंट लगा होता है। उसके बाद आता है सबमिट पुश, जहाँ आप 18 घंटे की सबमिट के बाद टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे पहुँचते हो। 2018 में मैं 801 मीटर पे थी, 8100 मीटर के ऊपर, और मेरा ऊपर से वेदर ख़राब शुरू हो गया था। तो मेरे शेरपा ने मुझे कहा था कि बहनी सबमिट तो कर लोगे पर जिंदा वापस नहीं आएंगे। तो मेरे शेरपा और मुझे वहीं से लौटना पड़ा। तो ये वही हो गया कि यूपीएससी में 0.1 मार्क्स से रह जाएगा। पर ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी सबक थी कि ज़िंदगी रही तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ज़िंदगी नहीं रही तो क्या कर सकते हैं। पहाड़ नहीं है, सब कुछ नहीं है। पर सबसे बड़ी गड़बड़ ये हुई थी कि जितने भी बड़े बड़े अखबार हैं उनके प्रथम पृष्ठ पे छप चुका था कि मध्य प्रदेश की पहली लड़की ने माउंट एवरेस्ट सबमिट किया है। आप उस समय समझ नहीं रहा था कि झूठ बोल दूँ, एक्सेप्ट कर लूँ, क्या कर लूँ। तो उस समय आप सबसे जीत सकते हो पर आत्मग्लानि से नहीं जीत सकते हो। तो मैंने फेसबुक पे लिखा था नहीं मेरा 700 मीटर रह गया है। तो जो लोग तारीफ कर रहे थे वही क्रिटिसाइज़ करने लग गए थे। तो तब से एक चीज़ समझ में आई थी। फिर जब मैं गांव पहुंची तो पापा को लोगों ने बोला कि तुम्हारी छोरी पहाड़ जाती फिरे, कहीं हुए पहाड़ चढ़ना से, उतनी बदनामी कर दी। तो मेरे पापा ने भी बोले कि बेटे अब बहुत हो गए हरीश, अब तुम्हारे से ज़्यादा नहीं हुआ। तो याद रखिएगा जब भी आपको जीवन में असफलता मिले, हो सकता है आपको डिप्रेशन हो, आप हो सकता है परेशान हो, तो परेशान होने से कुछ नहीं होगा। ये सोचिए कि क्यों नहीं हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट वजह क्या कमी रह गई। तो मैंने लिखा था मैं शाकाहारी हूँ और मैंने प्रॉपर बेस के में फूड नहीं खाया था, पहली कमी ये थी। दूसरी कमी ये थी कि मैं फिजिकली फिट प्रॉपर नहीं थी, मेंटली फिट थी, उस पर मुझे काम करना होगा। तो मैंने मेरे पापा को बोला कि मैं पहली बार तुम्हारी आज्ञा को उल्लंघन कर रही हूँ, मैं तो कोर्स करने के लिए जा रही हूँ। मैं अटल बिहारी माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट में कोर्स करने के लिए चली गई और हम लोग आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग करते हैं, विलियर हमें विले देता है। मेरा लाइफ का सबसे खतरनाक जो एक्सीडेंट हुआ वो उसी दिन हुआ था। 1 जुलाई 2018 को मेरे विलियर के हाथों विले छूटा था और मैं 12 फीट से नीचे गिरी थी। और जो ये रीढ़ की हड्डी आज भी दर्द कर रही है, तो ये रीढ़ की हड्डी 3 जगह से उसमें हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गए थे। जब आप भम से नीचे गिरोगे, नीचे पत्थर होगा, तो यही होगा। सो इंस्टीट्यूट पूरा ब्लैक लिस्ट हो सकता था, तो उन्होंने फटाफट कमर में बेल्ट लगा के मुझे दिल्ली से मनाली से दिल्ली की बस में बिठा दिया। और मेरे जीवन का सबसे खतरनाक दर्द वही था जो मैं मनाली से दिल्ली और दिल्ली से भोपाल आई थी। जब आपकी कमर टूटी हुई होती है तो आपके दांत दर्द के मारे चिपक जाते हैं, क्योंकि आपको रोना तक नहीं निकल पाता है। मैं आज तक उन लोगों के लिए दुआ करती हूँ। कड़ाके की ठंड के बाद लोगों ने उनकी जितनी भी मतलब हम लोगों को वो देते हैं ना, कंबल देते हैं, सबने ऐसे बिछा दी थी ताकि मैं उस पर लेट के चली जाऊँ। मुझे आज तक उस ऑटो वाले का चेहरा तक याद नहीं है जो मुझे स्टेशन छोड़ा। मुझे उस व्यक्ति का चेहरा याद नहीं है जिसने मुझे सीट दी। जब मैं स्टेशन पे पहुंची तो मेरे पापा को फ़ोन किया, पापा ने बोली अब तो गाँव मत आ, 3 महीना और बिस्तर पर रहेगी, लोग पता नहीं कई बात करेगा, थारी बहन उनकी जो रिश्ता है वो होना बंद हो जाएगा। सो उस दिन मैंने जितने भी प्रोफाइल पिक्चर के हम लोगों के बहुत सारे इंटरनेट वाले दोस्त होते हैं ना, उन सबको मैंने कॉल किया था। एक व्यक्ति स्टेशन पर नहीं आया था। उस दिन सारे नंबर डिलीट कर दिए थे। हर वो शख्स जो आपके बुरे समय में काम नहीं आया, वो केवल एक प्रोफाइल पिक्चर है। ऐसे व्यक्ति के लिए अपना जीवन बर्बाद करना बंद कर दो। मेरे लिए मेरे स्टेशन पे मेरे गुरुजी मेरे को लेने के लिए आए थे। फिर मेरे को MRI कराया गया, तब पता चला कि मेरी बैक में 3 हेयरलाइन फ्रैक्चर थे। सेंटर में सबसे ऊपर वाला, बीच वाला और डाउन वाला। तो मैं उस समय पहली बार मैंने मेरे जीवन में भगवान को इतना कोसा था कि बता नहीं सकती कि
नौकरी शौकरी है नहीं, एक सपना था वो पूरा हुआ नहीं, माँ बाप साथ दे नहीं रहे, कहाँ जाऊँ क्या करूँ, मैं तो मतलब मर जाऊँ ऐसा मन कर रहा था, मैं क्या करूँ। तो जब मेरा MRI हुआ तो वो डॉक्टर ने बोला कि यदि मेरा जो टेलबोन है वहाँ पे मेरा फ्रैक्चर हुआ था, यदि वो आधे इंच भी ज़्यादा हो जाता तो मैं लाइफ टाइम के लिए लेफ्ट लेग से पैरालाइज हो सकती थी। तो भगवान कभी कभी, या ऊपर वाला जिस भी रूप में हो, भगवान कभी कभी बुरा करता है पर बहुत बुरा होने से कम करता है। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बुरा हुआ पर उससे भी बुरा हो सकता था। जब मैं कल फ्लाइट में बैठी थी तो मेरे को यही लग रहा था, ये तो गई, अब तो मैं भी गई। तो भगवान कभी कभी बुरा करता है पर बहुत बुरा नहीं करता है। मैं 9 महीने बिस्तर पे थी, मेरे को बहुत नेगेटिविटी हुई थी। जब आपके मम्मी पापा आपके साथ नहीं है, मतलब उस दिन मेरे को समझ में आया था कि एक शादीशुदा पुरुष की धर्म पत्नी जब तक नहीं चाहे वो किसी भी यंग लड़की की मदद नहीं कर सकता। तो मैं धन्यवाद कहती हूँ कि मेरे टीचर की वाइफ जिन्होंने मुझे रखा, सर तो चले जाते थे, मैडम ने मेरी केयर की थी। तो महिलाओं की दुश्मन नहीं होती है, दोस्त होती है, वो समझती है कि उनकी कब मदद करनी है। तो ये बिल्कुल गलत डायलॉग है, इसको बदलना चाहिए कि महिला की दुश्मन होती है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो मैं तो बिस्तर पर पड़े पड़े नेगेटिविटी आती थी तो मेरे को डेली मूवी लगा जाते थे। वो 2 मूवीज़ ने मेरी ज़िंदगी बनाई है। मैं आप सबसे भी यही कहूँगी, सिर्फ 20 मिनट और, सॉरी 10 मिनट और बस सिर्फ 10 मिनट और। सो क्योंकि मेरे को उधर देखते थे समझ में आ रही है मेरे साथ के लोग तो हैं अभी। सो मेरी जीवन में 2 मूवीज़ ने मेरे को चेंज किया। पहली थी चक दे इंडिया, जिसकी हीरोइन यहाँ बैठी हुई है। उसका एक डायलॉग था, लड़कियों ज़िंदगी का 70 मिनट, दिखा दो इस दुनिया को। तो वो डायलॉग मैं बोलती थी, मैं कहा ज़िंदगी के केवल 2 महीने रहेंगे, दिखा दो इस दुनिया को। तो असली प्रेरणा तो मेरी यहाँ बैठी है, जिनकी वजह से मेरे जीवन बदला है। इनके जो गुरु थे कृष्णपाल जी कौशिक सर, उन्होंने मेरे को ट्रेन किया था। तो आज वे इस दुनिया में नहीं है पर उनका 2 कॉन्ट्रीब्यूट आपके सामने बैठे हैं। तो गुरु होते हैं। तो वहीं से, और दूसरा था मांझी द माउंटेन मैन। उसका एक डायलॉग था कि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। तो मैंने अपना डायलॉग बनाया था फिर, जब तक चढ़ूंगी नहीं तब तक छोड़ूंगी नहीं, जब तक चढ़ूंगी नहीं तब तक छोड़ूंगी नहीं। और रियल मानिए, यकीन मानिए, ये चीज़ काम करती है। हमें अपने डायलॉग बनाने चाहिए। जब मैं पहाड़ पर चढ़ रही थी 2019 में, मैं यही लाइन रिपीट करती थी सबकॉन्शियस माइंड में कि जब तक चढ़ूंगी नहीं तब तक छोड़ूंगी नहीं। और ये चीज़ सच में काम करती है। और आप भी याद रखिएगा कि हम लोग काम तो शुरू करते हैं, अध बीच में आने के बाद ही परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होती, शरीर दर्द करता है, मन नहीं करता। तो आप अपने दिमाग को हमेशा ये बोल के हर काम के लिए कीजिएगा कि जब तक आप इसको कंप्लीट नहीं कर लेंगे तब तक छोड़िएगा मत। जीवन में एक भी छोटा सा लेके बड़ा काम ऐसा नहीं बचेगा जो पूर्ण ना हो। यकीन मानिएगा ये होता है। फिर मैंने फिर से दोबारा ट्रेनिंग करी। मैं 86 kg की हो चुकी थी तब, आलू की तरह एकदम। मुझे दौड़ते भी नहीं बनता था। मेरे कोच साहब ने मुझे फिर ट्रेन करने के लिए हाँ किया, जलज चतुर्वेदी सर, SK प्रसाद साहब, और अभी जो मेरे मार्गदर्शक है आदरणीय प्रफुल्ल कांति जी भाई साहब। तो मेरे जीवन में मैं अपने गुरु जो मेरे को बोलते थे कि तो यहाँ खड़ी रहे, तो मैं उससे डरती नहीं हूँ, बहुत रो लगती हूँ। मार्गदर्शक आपके जीवन में सही चुनिए और कभी कभी उनकी आज्ञा का पूर्ण पालन कीजिए। जब आपका मन भी नहीं कर रहा ना कि क्यों करें, तब भी पालन कीजिए, पक्का वो आपके लिए अच्छा सोच रहे होंगे। तो मैंने ये मेरा निजी अनुभव आपको शेयर किया था। फिर मेरी ट्रेनिंग शुरू होती है। मैं हर दिन 10 किलोमीटर दौड़ती थी, हर सैटरडे में 21 किलोमीटर दौड़ती थी। मैंने एक भी त्यौहार नहीं मनाया था। मेरे फ़ोन में केवल 3 लोगों के नंबर थे और मैं जाने से पहले, माउंट एवरेस्ट जाने से पहले 42 किलोमीटर मतलब फुल मैराथन रन करके गई थी, ताकि मैं अब तैयार थी। मैंने एयरपोर्ट पर जब गई थी, मैंने 16,000 रुपये का फ़ाइन भरा था, क्योंकि मेरे खाने का जो मैंने आपको बताया ना कि शाकाहारी हूँ, कुछ तो ऑप्शन होना चाहिए। तो मैं घर के जो गोंद के लड्डू होते हैं वो नमकीन बना के लेके गई थी। खाऊंगी ज़रूर, भले कुछ अलग क्यों नहीं खाऊं। तो मैंने उसके एयरपोर्ट पे 16,000 रुपये फ़ाइन भरा था। जब मैं 19 में गई थी तो इस साल बहुत ज़्यादा वेदर विंडो बहुत कम थी। शायद आपने एक फ़ोटो देखा होगी कि एवरेस्ट पे रो पे लाइन लगी हुई थी और सब बोलते ट्रैफिक। तो जैसे वेदर बहुत कम दिनों का होता है, सब सबमिट करते, तो 2019 में भी सेम सिचुएशन थी। और इन सब जो पुरानी डिफ़िकल्टीज़ को पार करने के बाद 22 मई सुबह 5 बजे मैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे इंडिया के फ्लैग के साथ थी। जब आप इस टेम्परेचर में होते हो ना, -52 डिग्री टेम्परेचर था। चंद सेकेंड के लिए आप अपनी ग्लव्स से उंगली निकालोगे तो फोर्स बाइट हो जाएगा, उंगलियां काटनी तक पड़ जाती हैं। उस समय आप इंडिया का फ्लैग निकालते हो तब आपको फील होता है कि क्या फील हो रहा है। मतलब आप शून्य में पहुंच जाते हो, ना आपको अच्छा लगता है ना आपको बुरा लगता है, कोई खुशी नहीं होती आपको, न्यूट्रल मतलब शून्य होते हो आप, कुछ भाव फील नहीं होते।
वो वाली अवस्था होती है। इससे ऊपर या तो आसमान होता है या भगवान होता है, कुछ नहीं होता है। आप बचपन से पढ़ते हैं कि दुनिया गोल है, वहाँ से असलियत में दिखता है कि हाँ दुनिया गोल है। वहाँ से दुनिया के सारे माउंटेन्स छोटे छोटे नज़र आते हैं और पहाड़ आपको सिखा देता है कि वो इतना बड़ा है, उसमें इतना सा गुरूर नहीं है, हम इतने से हैं और हम में इतना बड़ा बड़ा गुरूर है। तो इस चीज़ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। बाद में जब मैं माउंट एवरेस्ट से आई, मेरा ऑक्सीजन ख़त्म हो गया था। मुझे एक दूसरे क्लाइंट जिनकी डेथ हो गई थी, जिन्होंने किताब लिखी, अंजलि कुलकर्णी मैम, शरद कुलकर्णी मैम, उनकी ऑक्सीजन मुझे मिली थी क्योंकि उनकी डेथ ऊपर हो गई थी। तो मेरी सांसें बहुत कीमती है, मुझे पता है। जब वापस आई मेरे को स्नो ब्लाइंडनेस हो गया था और सक्सेसफुल वापस बेस के आने के बाद जब मैं मध्य प्रदेश आई, जो लोग मेरे पापा को ताना दे रहे थे वो मेरे पापा को कंधे पे उठा के पूरे गाँव में घूम रहे थे। मध्य प्रदेश की जीके की बुक में नाम आता है, कैबिनेट में सम्मान हुआ था। उससे कहीं ज़्यादा कीमती मेरे लिए ये है कि जिस परिवेश से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ एक बहुत बड़ा चेंजेस आया कि मेरे पापा को ढेर सारी बच्चियों के पापा फ़ोन करके बोलते कि साहब तुम्हारी वजह से थोड़ी सी हमें हिम्मत आई कि पहले BA BCom कराता था, अब हम कहाँ कि तुम खेल में भी जाओ, जो करो वो करो, जो तुम्हारी मर्जी है। तो एक छोटे से चेंज से इतना चेंज आ सकता था। आप तो इतने सारे हैं, यदि आप बहुत कुछ करोगे तो सोचो कितना कुछ चेंजेस आ सकता है। तो हम इंडिविजुअल अकेली आइडेंटिटी नहीं होते, बहुत बड़ी चीज़ होती है। फिर अफ्रीका महाद्वीप का माउंटेन्स, किलिमंजारो क्लाइंब किया, एल्ब्रुस क्लाइंब किया और अभी वर्तमान समय में एक लड़की बच्ची है जिसको रखती हूँ अपने पास। वो भारत की पहली किन्नर है, किट्टू सौरभ टांग, जिसने माउंट लबूचे सबमिट किया है, जिन्हें मैं ट्रेन कर रही हूँ। तो आपके बाद कभी भी लाइन किसी की मत काटिए, कोशिश कीजिए कि आपके बाद और लाइनें बढ़े। फिर मैंने समंदर मतलब टेक्निकल स्कूबा डाइविंग की। जब आप डाइविंग करते हो तो वो माउंटेनियरिंग से दुगनी टफ हो जाती है क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है। जितने डेप्थ में आप जाते हो तो अंडा को यदि यहाँ फोड़ोगे मेल्ट हो जाएगा, वहाँ फोड़ोगे तो येलो के ऊपर वाइट तैरता रहेगा। नीचे जाते तो बॉडी में नाइट्रोजन की बबल्स स्टोर हो जाते थे। इस समय मेरा 17 किलो वजन बढ़ा हुआ है। जब आप टेक्निकल डाइविंग से आते हो तो आप तेज वॉक नहीं कर सकते, वरना वो बबल्स ब्लड हार्ट तक पहुँचा देगा, आपका कार्डियक अरेस्ट तक हो सकता है। जितना डेप्थ पे जाते हो उतना प्रेशर बढ़ता है। जितना 30 मीटर के नीचे जाते हैं गैसें नार्कोटिक हो जाती है, आप शराबी की तरह काम करते हो। मेरा जो वीडियो आपने देखा था उसमें मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि इंडिया का फ्लैग का कलर कौन सा है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब गैसें नार्कोटिक होती है आपको कुछ समझ नहीं आता। तो काफ़ी टेक्निकल टर्म होने के बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड बना और अभी मैं पूरे मध्य प्रदेश में घूम घूम के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के एम्बेसडर के रूप में लोगों को कोशिश करती हूँ कि वो थोड़ा मोटिवेट हो। ये मेरी छोटी सी जर्नी थी। मैंने जीवन में एक चीज़ सीखी कि अपने बाद ऑनलाइन खड़ी करें और पूरी सार का अनुभव ये देखा कि हम सब के पास हम सबको इस दुनिया में किसी न किसी मकसद के लिए भेजा है। तो आपको वो अब मकसद ढूंढना है। हम सबके पास इतना कुछ है देखने को, महसूस करने को कि थोड़ा भी वक्त नहीं है बर्बाद करने को। संभावनाएं असीम है, आप कुछ भी कर सकते हैं, शायद इस दुनिया को बदल सकते हैं। हर दिन कुछ नया सीखेगा, नया समझेगा। और कभी किसी काम को लेकर मन में दुविधा हो तो याद रखिएगा, ना करके पछताने से बेहतर है कुछ करके पछताना। और इस दुनिया में केवल आपको एक ही मकसद के लिए भेजा है, इस दुनिया को और भी सुंदर, और भी खूबसूरत, और भी प्यारा बनाने के लिए। और लास्ट में एक लाइन, समंदर कितना भी गहरा हो पैर जमाए रखना, तूफान कितना भी तेज हो हाथ उठाए रखना। कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकता? छलनी समझते हैं आप, चाय छलने वाली। कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकता? बस बर्फ जमने तक हाथ लगाए रखना। कुछ भी असंभव नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो बोलो भारत